Good morning student. Today we are study chapter number 3rd in your civics book. The chapter name is How the State Government Works. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। इससे पहले हमने क्लास 6 में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पढ़ा था, जनपद पंचायत के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से काम करती है। क्लास 7 में हम स्टेट लेवल पर स्टडी करेंगे एंड क्लास 8 में हम सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करती है, ये आपने से क्लास 6 में भी पढ़ा था, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज। तो हम अभी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। देन इस लेसन में हम क्या स्टडी करेंगे? एमएलएस के बारे में। एमएलएस क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसे हम एमएलए कहते हैं। अजीब सा नाम लग रहा है ना। चीफ मिनिस्टर के बारे में भी हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा टफ लग रहा है कि क्या स्टडी करवाएंगी मैम, है ना। तो पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि रिलैक्स हो, समझ में आए कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम स्टोरी से शुरुआत करते हैं। ये आपके बुक के पेज पर दिखाई दे रही है स्टोरी। ये स्टोरी में क्या है? 2 गर्ल्स आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट पिक्चर में। दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ रही हैं कि वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम स्टेट में है, पूरे स्टेट में, और लोग बीमार हो रहे हैं। देन सेकंड पिक्चर, वो बता रही हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रही हैं कि बहुत सारे विलेज हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अनक्लीन अवेलेबल है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। सारी नदियाँ और झरने सूख गए हैं, लोग टैंकर से वाटर सप्लाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत दूर दूर जाकर पानी लेके आना पड़ रहा है। देन वो न्यूज़पेपर में थर्ड पिक्चर में आपको बताया है कि न्यूज़पेपर में वो पढ़ती हैं कि जो पातालपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो 3 दिन में 1 दिन वाटर सप्लाई होती है और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पेशेंट से ओवरफ्लो हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारे लोग डायरिया से सफ़र कर रहे हैं। ये उन्होंने कंटिन्यू में देखा है कि डायरिया वाटर के कारण एक प्रॉब्लम हो रही है जो कि वहाँ स्टेट में फैली हुई है। ठीक है, देन वो दोनों बात करती हैं ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। वो बात करती हैं कि 10 लोग, टीवी पे देखा है उनने न्यूज़ पे कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं। देन सेकंड वाली बोलती है ऐसा तो नहीं, मुझे भी कहीं ऐसा हो जाए। अब वो जब पेपर पढ़ लेती हैं तो कहीं जा रही हैं। ठीक है, अब वो जा रही हैं तो जाते जाते जस्ट स्टडी किया है उन्होंने न्यूज़पेपर में, तो वही बात को, कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखती हैं। एक दूसरे से बोलती हैं कि मेरी मदर ने बोला है कि अभी बाहर का कोई भी पानी हमें नहीं पीना है या कोई भी ड्रिंक हमें नहीं पीना है और हमें हमारी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है कि हम बीमार ना हो, ध्यान रखना है। ठीक है, वो इस तरह से बात करती हुई जा रही हैं रास्ते में, बट अचानक से उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस रोकती हैं कि सडनली स्टॉप करती हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको थर्ड पिक्चर में। अब स्टॉप करके क्या बोलती हैं वो वहाँ पर देखती हैं कि रोड पर एक घेराव है। घेराव मीन्स बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसमें एक पर्सन जो है वो माइक लेके खड़े हैं, है ना। तो वो सबसे पहले पूछती हैं कि ये तो एमएलए का रेसिडेंस है, यहाँ हो क्या रहा है ना। कुछ किया क्या इन्होंने? तो पुलिस वाली हंसती हुई बोलती है कुछ नहीं किया इसलिए घेराव हो रहा है। तब उनमें से एक पिक्चर में से जिस अंकल के पास माइक है वो बोलते हैं कि जो एक्शन है, अभी हेल्थ सिचुएशन है, पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है, उस पर एमएलए को एक्शन लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो एमएलए को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब उनमें से एक जो है वो बात करती है इसमें, उसकी वॉइस सुनकर कि ये मुझे लगता है लीडर है। तो दूसरी बोलती है हाँ, इसे मैंने टीवी पर भी देखा है, ये मेंबर ऑफ द अपोजिशन मतलब जो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी है ये उनके लीडर हैं। तो अब हमने इस पूरी स्टोरी में क्या पढ़ा है कि हेल्थ प्रॉब्लम है ना, वाटर शॉर्टेज के कारण हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है और उसके कारण किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? वहाँ की एमएलए का। तो सबसे पहले हम जानते हैं हु इज़ एन एमएलए। एमएलए होता क्या है? ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ एमएलए। मीन्स कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली उसका जो मेंबर होता है उसे हम एमएलए कहते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करते हैं कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और क्या एमएलए होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ही एंड शी इज़ अ इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो हमारा एमएलए होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा चुना हुआ मेंबर होता है। गेट इलेक्टेड, चुनने के बाद जब लोग उसे चुनाव में जुता देते हैं, एंड बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो चुनाव के लिए खड़ा होता है और जब जीत जाता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है, देन उसे एमएलए कहा जाता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है ये जाने, क्योंकि बार बार यही वर्ड आ रहा है। तो जिस तरह से हमने संसद पार्लियामेंट का नाम सुना है ना, दिल्ली में संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या है? पार्लियामेंट है। सब जानते हैं, टीवी न्यूज़पेपर में सुनते हैं, वहाँ बहुत सारे नेता बैठते हैं, हमारे मोदी जी भी कई बार वहाँ आते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? स्टेट की संसद है ना। हमारा जैसे स्टेट है, एमपी है, तो एमपी की जो संसद होगी, एमपी की जो पार्लियामेंट है, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। मतलब एमपी के जितने भी एमएलए हैं वो वहाँ बैठेंगे, वहाँ से चीफ मिनिस्टर बैठेंगे और वो सारी अपने कामकाज वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी स्टेट लेवल पे जो होती है उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्लियर? एमएलए समझ में आया? ठीक है, एमएलए कौन होता है? जिसे हम लोगों द्वारा चुना जाता है और बाद में वो कहाँ मेंबर होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल। अब ये एमएलए जो होते हैं, जो जगह जगह से चुने जाते हैं, यही क्या बनाते हैं? उस स्टेट की गवर्नमेंट को बनाते हैं। क्लियर? थोड़ा सा अब आगे इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को मैं दोबारा से डिस्क्राइब करती हूँ आपको कि इंडिया बहुत सारी स्टेट में डिवाइड है ना। इंडिया में हमारे बहुत सारे स्टेट है और स्टेट की क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, स्टेट इज़ डिवाइडेड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टेट जो होती है हमारी वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होती है। अभी मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताती हूँ। अभी हम यहाँ जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश क्या है? इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, इंडिया एक कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है। और हिमाचल प्रदेश आप देखो, ये हिमाचल प्रदेश के मैप में बहुत सारे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे कलरफुल दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये बटा हुआ है। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब मतलब हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और स्टेट कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नंबर भी डले हैं, तो ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज शो कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है नंबर कलरफुल उससे। तो अभी हम इसको फिर से समझते हैं कि देखिए, इंडिया स्टेट में बटा हुआ है ना। स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। स्टेट इज डिवाइड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हमने हिमाचल प्रदेश के मैप से देखा कि हिमाचल प्रदेश बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है ना। और अब वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एक रिप्रेजेंटेड इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है। मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुनाव लड़ा जाता है वहां से एक इंसान निकल के आता है जो कि चुनाव जीतता है, और वो वहां का क्या होता है? एमएलए होता है। क्लियर? तो ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा है? 68। ठीक है, अब यहाँ के चुनाव के बारे में जीतते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो देखो यहाँ पर टोटल लिखा है लास्ट में 68 बता रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 68 है। अब इसमें से एक एक एमएलए हर एक जगह से जीतेगा। तो जो एमएलए जीत के आए हैं, चुनाव के बाद का रिजल्ट ये पर बताया गया है। तो ठीक है, तो 43 जो हैं एमएलए जीत के आए हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं, पार्टी को। ठीक है, 16 जो एमएलए जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3 एमएलए जो जीते हैं वो अदर पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और 6 एमएलए इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, निर्दलीय है। ठीक है, तो अब चुनाव के बाद ये रिजल्ट आए हैं। अब गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म होती है इसको हम समझेंगे। तो देखिए 43 ज्यादा है, सबसे ज्यादा 43 है ना। 68 के हाफ करिए, ठीक है, 34 होता है। तो 34 से भी ज्यादा किसके जीते हैं? 43 हुए हैं। तो 43 हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और एमएलए उनमें से किसको जीता है? एक को मिलकर सीएम चुनेंगे। जितने ये 43 एमएलए हैं ना, ये इनमें से मिलकर एक सीएम बनेगा, और इस तरह से गवर्नमेंट उनकी फॉर्म होगी। इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, द डिफरेंट एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट
पॉलिटिकल पार्टी, वो हमने देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, है ना। तो अब मेजोरिटी किसकी थी, वो पार्टी क्या होगी, एमएलए फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो जो मेजोरिटी थी फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी। जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको हम क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी। मतलब जिसका ज्यादा एमएलए रहेंगे उसे हम रूलिंग पार्टी कहेंगे। 1 MLA आउट ऑफ देम बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, उनमें से ही एक, उन एमएलए में से ही, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं उनमें से एक एमएलए क्या बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, अब चीफ मिनिस्टर बन गए, एमएलए बहुत सारे हैं, तो चीफ मिनिस्टर को भी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्प के लिए गवर्नमेंट तो फॉर्म करनी पड़ देगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में एक अलग अलग मिनिस्टर रहेगा। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्थ मिनिस्टर, एक एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, इस तरह हर डिपार्टमेंट में उन्हें एक एक मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे। तो चीफ मिनिस्टर फिर क्या करते हैं, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। चीफ मिनिस्टर खुद और दूसरे उनसे मिलकर अदर मिनिस्टर बनाएंगे, हर कैटेगरी का एक मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और गवर्नर अपॉइंट दे। अब जितने भी ये इन्होंने तय कर लिए कि ये हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन सबको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। वहां का गवर्नर क्या बनेगा, इन्हें अपॉइंट करेगा। ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। अब ये तो हमारी रूलिंग पार्टी की बात हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी के 16 मेंबर थे, ठीक है, वो भी तो एमएलए वहां पर रहेंगे ना, तो वो क्या कहलाएंगे, अपोजिशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो वहां के अपोजिशन के मेंबर रहेंगे। वो भी एमएलए रहेंगे, वो भी वर्क करेंगे, बट वो किसके कहलाएंगे, अपोजिशन के, विरोधी पार्टी के एमएलए कहलाएंगे। तो ये सब मिलकर एक हमने देखा कि किस तरह से एमएलए बन के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट वर्क करेगी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से काम होता है, जैसे कोई मिनिस्टर है हेल्थ से रिलेटेड, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो हेल्थ मिनिस्टर से लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल जवाब करेंगे कि हमारे एरिया में हॉस्पिटल कम है, या ड्रिंकिंग वाटर कम है, या लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या प्लान आउट है आपका, आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, और जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, उनको उनका रिप्लाई देना पड़ेगा। या एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज है, तो कोई समस्या है तो वो कौन सॉल्व करेगा, एजुकेशन मिनिस्टर सॉल्व करेगा। तो इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, उसको आप अपनी बुक से एक बार स्टडी करिएगा, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि इस तरह से मिनिस्टर जो रहते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि हम ये सोच रहे हैं कि जो मिनिस्टर हैं ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में दूसरे नेता उनसे पूछेंगे और वो आंसर देंगे और उनका काम हो गया। क्या इतना सा ही काम होता है कि कुछ और भी काम होगा, थोड़ा सा काम उनका और भी रहता है। कैसे रहता है ये पढ़ते हैं। तो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अभी हमने देखा गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, चीफ मिनिस्टर बन गए, अदर मिनिस्टर बन गए, और एमएलए, ये सब कहाँ काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, इनका क्या क्या काम है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। वर्क इज नॉट लिमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनका वर्क सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल जवाब करना वहीं तक सीमित नहीं है। मतलब कि हमने पूछा उनसे, वहां दूसरे एमएलए उनसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन किया, और उन्हें वहां आंसर दे दिया, वहां उन्होंने बता दिया हम ये करेंगे और उनका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अदर मीडियम ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, मतलब आपसे जितने भी मिनिस्टर हैं उनसे दूसरे मीडियम वाले भी क्वेश्चन आंसर करते हैं और उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है उस काम की। जैसे न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल वाले हैं, वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर कोई बीमार हो गया है तो वो सीधे हेल्थ मिनिस्टर से क्वेश्चन करेंगे कि उस गांव में इतने लोग बीमार हैं तो आपने क्या किया है, ठीक है। देन उन्हें वहां भी रिप्लाई करना पड़ेगा, वहां भी उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कहीं पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहां से रिलेटेड एमएलए से क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड मिनिस्टर से क्वेश्चन करेंगे, तो उन्हें भी उन्हें वहां आंसर देना पड़ेगा। और इन सब के थ्रू क्या कौन करता है, क्या टीवी न्यूज चैनल वाले करते हैं क्या, नहीं, जनता सवाल करती है उनसे। हमारे आम लोग इन सब के थ्रू उनसे सवाल करते हैं, तो उन्हें आम लोगों को लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, उन्हें रिप्लाई देना पड़ता है और उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने आंसर से। मीन्स कि वो क्या काम कर रहे हैं ये सब चीज शो करनी पड़ती है कि हाँ हमारा काम इस एरिया में इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। तो जवाबदारी
लेनी होती है उन्हें, सिर्फ वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के क्वेश्चन आंसर किए इसका ही नहीं, लोगों को भी जवाब देना होता है उन्हें। न्यूज़पेपर टीवी चैनल के साथ साथ लोग भी जागरूक रहते हैं आजकल, तो ये सारे उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर टेक एक्शन थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट पे एक्शन लेते हैं। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। उनके काम क्या होते हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर टेक एक्शन थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। क्वेश्चन आंसर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं वो तो उनका काम ऑटोमेटिकली है। रेस्पॉन्ड टू अदर मीडियम, उन्हें न्यूज़ चैनल टीवी चैनल इन सबको भी रेस्पॉन्ड करना पड़ता है कि वो क्या वर्क कर रहे हैं और उनका वर्क कितना कहाँ आगे बढ़ा है, इन सब का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। देन इसके अलावा मेक लॉ टू कम्बोट द प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है कि जो बार बार आ रही है और जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं दिख रहा है, तो उस पर उन्हें लॉ भी बनाना होता है। अगर नया लॉ फॉर्म करना पड़े तो वो भी काम किसका है, मिनिस्टर्स का है। कि कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि जो इसका सॉल्यूशन लॉ बनाकर हो पाएगा, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर एक नया लॉ भी उस पर बनाएंगे, सब मंत्रियों के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबकी सहमति के द्वारा। तो लॉ मेकिंग का काम भी कौन करते हैं, हमारे मिनिस्टर्स करते हैं। तो ये अभी इस लेसन में आपको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। इस लेसन में हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने एमएलए के बारे में पढ़ा। सारे एमएलए मिलकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इस तरह से ये सारे कहाँ बैठ के काम करते हैं, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे सारे एमएलए और चीफ मिनिस्टर मिलकर काम करते हैं। कहाँ का काम करते हैं, स्टेट लेवल का काम करते हैं। क्लियर। और किस तरह से काम करते हैं, सिर्फ असेंबली तक सीमित है क्या, नहीं, वो काम उनको बाहर भी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी पड़ती है और लोगों को आंसर भी देना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट और मिनिस्टर किस तरह से काम करते हैं। आगे लेसन में थोड़ा सा इससे आगे डिटेल में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।